विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 के स्टेट सब्जेक्ट के पार्ट 1 के चैप्टर तीसरा देखेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक ऐसा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चैप्टर नंबर 2 यानी रैखिक संबंध के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर पार्ट 2 आपने नहीं पढ़ा है तो इसके पहले के जाकर के वीडियो में आप पार्ट 2 पढ़ लो, या डिस्क्रिप्शन के अंदर चैप्टर 2 का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पार्ट 2 आप पढ़ लीजिए। पार्ट 2 आप पढ़े रहेंगे तो ही आपको पार्ट 3 समझ में आएगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आप पार्ट 2 नहीं पढ़े हैं तो ये पार्ट 3 आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ विद्यार्थी मित्रों, पहले आप पार्ट 2 कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद पार्ट तीसरे का वीडियो देखना है। तो चलिए, हम लोग पार्ट 2 के अंदर ऐसा पढ़े थे कि जब कोई भी दो चल होते हैं, जैसे मान लो एक चल हुआ x और दूसरा चल हुआ y, कोई भी दो चल होते हैं तो इनके बीच में कोई ना कोई एक संबंध होता है। वो संबंध धन सहसंबंध, ऋण सहसंबंध या शून्य संबंध इस तरह से था। फिर ये भी पढ़े थे कि x के मूल्य में अगर परिवर्तन किया जाए तो y के मूल्य में परिवर्तन होता है। ये इसमें हम कहाँ पढ़े थे? पार्ट 2 में पढ़े थे। परंतु अगर x के मूल्य में कितना परिवर्तन करें, जैसे मान के चलो कि यहाँ 5 है तो यहाँ है 10, अगर यहाँ 5 के बदले 6 किए तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हम लोग पार्ट 2 में नहीं पढ़े। ठीक है, हम लोग ये तो पढ़े कि अगर x का मूल्य बढ़ेगा तो y का भी मूल्य बढ़ेगा, अगर विरोधी चल होंगे तो x का मूल्य बढ़ेगा तो y का मूल्य घटेगा, ऐसा तो हम लोग पढ़े। लेकिन x के मूल्य में कितना परिवर्तन करने पर y के मूल्य में कितना परिवर्तन होगा, ये अब हम लोग को पढ़ना है पार्ट 3 के बारे में। फिर से आप ध्यान से समझ लो। चल x के मूल्य में परिवर्तन करने पर y के मूल्य में परिवर्तन होता है, ये हम लोग पार्ट 2 में पढ़े थे। परंतु x के मूल्य में कितना परिवर्तन करने पर y के मूल्य में कितना परिवर्तन होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 के बारे में, या इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। अब देखिए, दो प्रकार के चल होते हैं। जैसे पार्ट 2 के अंदर हम ऐसा पढ़े थे कि अगर विद्यार्थी है और वह अच्छी तरह से पढ़ रहा है, यानी उसके अध्ययन के घंटे हैं 1 और परीक्षा का परिणाम दूसरा चल है। एक चल राशि है अध्ययन के घंटे, परीक्षा का परिणाम कौन सा चल राशि है? दूसरा चल राशि है। अब इसके अंदर अपने को ये समझना है कि इसमें एक कार्य होता है और दूसरा कारण होता है। यहां पर परीक्षा का परिणाम है तो यहां पर कार्य हो रहा है, उसका कारण कहां पर है? उसका कारण है अध्ययन के घंटे पर। तो अध्ययन के घंटे क्या है? कारण है, इसलिए ये परिणाम यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही अगर अच्छी तरह से वर्षा होती है तो धान की उपज अच्छी होती है। इसमें भी एक कार्य है और दूसरा कारण है। कार्य क्या हुआ? कार्य ये हुआ कि उपज अच्छी हो गई, और उसका कारण क्या था? कारण ये था कि वर्षा अच्छी तरह से हुई थी। तो हमेशा जब दो चल दिया हुआ रहता है तो दोनों चलों के बीच में किसका संबंध होता है? कार्य और कारण का संबंध होता है। इतना याद रखना, कार्य और कारण का संबंध होता है। तब हम लोग आगे पढ़ेंगे निरपेक्ष चल के बारे में कि निरपेक्ष चल किसे कहते हैं। निरपेक्ष चल, अब देखिए, निरपेक्ष चल किसे कहते हैं? तो कार्यकरण से संबंधित युग्मों में से देखो किसके किसके, जो चल कार्य और कारण से संबंधित हो, कार्य और कारण से संबंधित युग्मों में से जो कारण स्वरूप में होता है, जो कारण स्वरूप में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष चल। और जो चल कार्य के स्वरूप में होता है उसको हम कहते हैं सापेक्ष चल।
और निरपेक्ष चल को हमेशा x से दर्शाते हैं और सापेक्ष चल को हमेशा y से दर्शाते हैं। फिर से यहाँ से ध्यान से हम लोग समझे, यहाँ पर क्या था, वर्षा का होना, और यहाँ पर क्या था, उपज। इसमें कारण क्या है, किसके कारण कार्य हो रहा है, तो कारण यह है कि वर्षा हो रही है, तो ये रहा अपना कारण। और कार्य क्या हुआ कि धान की उपज अच्छी हुई, तो ये अपना कार्य हुआ। अब जो कारण होता है उसको हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष चल। तो ये वर्षा वाला क्या कहलाएगा, निरपेक्ष चल, और ये क्या हो जाएगा, सापेक्ष चल। निरपेक्ष चल को हमेशा x से प्रदर्शित करते हैं, सापेक्ष चल को y से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इनकी परिभाषा आपके सामने दिया गया है। कार्य कारण से संबंधित चलों के युग में जो चल कारण स्वरूप में होता है, ये तो आपको बताया है कि जो चल कारण के स्वरूप में होता है, जो कारण के स्वरूप में होता है उसको हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष चल, और इसको x से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, कार्य कारण से संबंधित चलों के युग में से जो चल कार्य स्वरूप में होता है, कार्य के स्वरूप वाले क्या कहते हैं, सापेक्ष चल कहते हैं, और उसे y से प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं नियत संबंध के बारे में। तो नियत संबंध के कुछ शाब्दिक अर्थ होते हैं, और इसका अर्थ होता है, पहला अर्थ ये होता है कि प्रतिगमन। नियत संबंध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रतिगमन, और ये मोस्ट IMP है, याद रखना एग्जाम के लिए। नियत संबंध का शाब्दिक अर्थ प्रतिगमन होता है, और एक दूसरा अर्थ और होता है, दूसरा अर्थ ये होता है कि औसत मूल्य की ओर वापस आना। यही हम यहाँ पर देखिए दिया गया है कि नियत संबंध का शाब्दिक अर्थ ये तो प्रतिगमन होता है, नहीं तो दूसरा क्या होता है, औसत मूल्य की ओर वापस आना। ये अपने को एक एक वाक्य में और विकल्प में बहुत बार पूछे गए हैं। इसके बाद नियत संबंध का उपयोग कौन से वैज्ञानिक ने किया, तो देखो आनुवांशिकता का अध्ययन चल रहा था। किसका, आनुवांशिकता का। और आनुवांशिकता के अध्ययन के समय में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर फ्रांसिस गाल्टन। इन्होंने सबसे पहले नियत संबंध शब्द का उपयोग किया था। देखिए आनुवांशिकता के अध्ययन के समय, जब आनुवांशिकता की पढ़ाई हो रही थी, अध्ययन किया जा रहा था, कौन अध्ययन कर रहा था, सर फ्रांसिस गाल्टन। उसी समय इन्होंने सबसे पहले नियत संबंध का उपयोग किया था, याद रखना। तो देखिए आगे के मुद्दे में यही दिया गया है कि मानव आनुवांशिकता के अध्ययन के दौरान सर फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम नियत संबंध पद का उपयोग किया। अब देखिए ये जो दोनों मुद्दे हैं आपको विकल्प के लिए और एक एक वाक्य के लिए बहुत ही IMP है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। हम लोग ये पढ़े कि दो चलों के बीच में कोई ना कोई संबंध होता है। जैसे मान के चलो कि एक चल है x और दूसरा चल है y, इनके बीच में कोई ना कोई संबंध होता है, ये हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े। लेकिन वही संबंध अगर फलनात्मक हो, फलनात्मक यानी फलन के बारे में, फंक्शन के बारे में, देखिए दो चलों के बीच में दिया गया संबंध यदि फलनात्मक हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि दोनों चलों के बीच में नियत संबंध है। ध्यान से समझना, दो चलों के बीच में कोई ना कोई संबंध होता है, अगर वह दिया गया संबंध फलनात्मक हो यानी फलन के द्वारा दर्शाया जा सके तो उसको हम कहते हैं नियत संबंध। यहाँ पर देखिए अगला मुद्दा यही है कि दो संबंधित चलों के बीच फलनात्मक संबंध को, यहाँ पर दिया गया फलनात्मक संबंध को नियत संबंध कहते हैं। अब इसके बाद आगे आएगा मॉडल, कि मॉडल किसे कहते हैं, बार बार ये भी शब्द आएगा। कि मॉडल क्या है, तो देखिए कोई भी संबंध हो, याद रखना
जब कोई भी संबंध दिया गया हो या समस्या दिया गया हो, देखो कोई भी संबंध हो या समस्या, इन संबंधों या समस्या को प्रस्तुत करने वाले, किसी के सामने प्रस्तुत करने वाले एक से अधिक समीकरण को मॉडल कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान टॉपिक है। कोई भी संबंध हो या समस्या हो, उसको किसी के सामने अपने को प्रस्तुत करना है और उसके लिए अगर समीकरण बन जा रहा है, एक से अधिक समीकरण बन जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं। किसी भी संबंध या समस्या के प्रस्तुत करने वाले एक से अधिक समीकरणों को मॉडल कहते हैं। आपको याद करना ही पड़ेगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नियत संबंध मॉडल के बारे में कि नियत संबंध मॉडल क्या है। देखिए, अब इसके अंदर हम लोग अध्ययन करते हैं कि कार्य और करण के संबंध से जुड़े दो चल। देखिए, हम पहले से जानते हैं कि कोई भी अगर दो चल है x और y, तो किसके संबंध से जुड़े होते हैं? कार्य और करण से संबंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, कारण स्वरूप वाले को हम क्या कहते हैं? x कहते हैं, और कार्य वाले को क्या कहते हैं? y। तो कार्य और कारण से संबंधित दो चल के बीच संबंध को, देखो इनके बीच कौन सा संबंध है, और उसी संबंध को प्रस्तुत करने वाले, ठीक है, सांख्यिकी मॉडल को, देखो इसी संबंध को प्रस्तुत अगर करना हो और वो किस विधि से? सांख्यिकी की विधि से, तो सांख्यिकी मॉडल को नियत संबंध मॉडल कहते हैं। फिर से ध्यान से समझिए, जब कार्य और कारण से संबंधित दो चलों के संबंध को, देखो ये कार्य है और ये कारण है, तो कार्य और कारण से संबंधित दो चलों को प्रस्तुत करने वाले सांख्यिकीय मॉडल को, यहाँ पर याद रखना, सांख्यिकी प्रस्तुत करने वाले सांख्यिकीय मॉडल को नियत संबंध मॉडल कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कार्य कारण से संबंध से जुड़े दो चलों के बीच संबंध को प्रदर्शित करने वाले सांख्यिकीय मॉडल को नियत संबंध मॉडल कहते हैं। अब आगे आएगा रैखिक नियत संबंध मॉडल। तो यहां पर हम लोग देखें, देखिए यहां पर सापेक्ष चल y अगर दिया गया हो, सापेक्ष चल y और निरपेक्ष चल x दोनों के बीच में, देखो सापेक्ष चल y और निरपेक्ष चल x के बीच में अगर संबंध रैखिक है, यानी दोनों का आलेख एक रेखा होता है। देखो सापेक्ष चल y निरपेक्ष चल x के बीच रैखिक संबंध दर्शाने वाले, क्या दर्शाने वाले? रैखिक संबंध अगर है और उसी को दर्शाने की बात अगर किया जाए, किसी को दिखाने की बात किया जाए, तो रैखिक संबंध दर्शाने वाले नियत संबंध मॉडल को, नियत संबंध क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो नियत संबंध के मॉडल को रैखिक नियत संबंध मॉडल कहते हैं। फिर से ध्यान से समझ लो, सापेक्ष चल y निरपेक्ष चल x के बीच रैखिक संबंध, यानी दोनों के बीच में रैखिक संबंध हो, रैखिक संबंध दर्शाने वाले नियत संबंध मॉडल को रैखिक नियत संबंध मॉडल कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, सापेक्ष चल y को निरपेक्ष चल x के बीच रैखिक संबंध दर्शाने वाले नियत संबंध मॉडल को रैखिक नियत संबंध मॉडल कहते हैं। अब रैखिक नियत संबंध का मॉडल क्या होता है? तो रैखिक नियत संबंध का मॉडल होता है यहाँ से y बराबर अल्फा प्लस बीटा x और प्लस u, जहाँ हम लोग पहले से जानते हैं कि ये y और x क्या है, तो y सापेक्ष चल है। यहाँ पर लिखेंगे कि y क्या है? y सापेक्ष चल है। फिर x क्या है? तो x निरपेक्ष चल है। ये भी हम लोग पहले से जानते हैं, हमेशा जानते हैं कि सापेक्ष चल को y से प्रदर्शित करते हैं, निरपेक्ष चल को x से प्रदर्शित करते हैं। तो x क्या है? निरपेक्ष चल है। इसके बाद ये अल्फा बीटा क्या है? अचलांक है। अल्फा और बीटा इन दोनों को हम क्या कहते हैं? अचलांक।
अचलांक का मतलब होता है कि इनकी कीमत अचल होती है, फिक्स होती है। इसके बाद ये u क्या है, यहाँ पर एक u दिया गया है, तो u को मॉडल का विक्षेप कहते हैं। u को हम क्या कहते हैं, मॉडल का विक्षेप कहते हैं। मॉडल का विक्षेप देख लो, यहां पर यही दिया गया है। सापेक्षल y को निरपेक्षल x के बीच रैखिक संबंध दर्शाने वाले नियत संबंध मॉडल को रैखिक नियत संबंध मॉडल कहते हैं। रैखिक नियत संबंध मॉडल निम्नलिखित होता है। y बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू, अभी आपको मैं बताया। y सापेक्ष चल, ये भी बता दिया था। x निरपेक्ष चल, ये भी अपने को पता है कि x निरपेक्ष चल है, y सापेक्ष चल है। अल्फा और बीटा ये दोनों क्या है, अचलांक है, दोनों की कीमत अचल होती है। u को हम क्या कहते हैं, मॉडल का विक्षेप कहते हैं। अब u क्या करता है, x और y के बीच, देखिए हम लोग इसके अंदर क्या पढ़े थे कि दोनों के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए। अगर रैखिक संबंध के बीच, रैखिक संबंध पूरा होने में अगर किसी भी प्रकार की अपूर्णता आती है, अपूर्णता का मतलब कि किसी भी तरह की रैखिक संबंध में कमी आती है, तो उसी कमी को u प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना, u क्या है, रैखिक संबंध की अपूर्णता, यही यहाँ पर लिखा गया है। u दोनों चलो x और y के बीच रैखिक संबंध की अपूर्णता को सूचित करता है, इसको ध्यान रखना। हाँ, तो हम लोग अभी देखें कि रैखिक संबंध नियत मॉडल क्या होता है। रैखिक संबंध नियत मॉडल होता है कि y बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू। यू क्या था कि दोनों चलों के बीच में जो दो चल थे, दोनों चलों के बीच कौन सा संबंध था, रैखिक संबंध। और उस रैखिक संबंध की अपूर्णता को, रैखिक संबंध की किसकी अपूर्णता को प्रदर्शित करता था, कौन, u। अगर किसी कारणवश रैखिक संबंध पूर्ण हो, रैखिक संबंध पूरे हो, यानी दिए गए सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो, रैखिक संबंध में अपूर्णता ना हो, अपूर्णता क्या हो, जीरो हो। जब अपूर्णता जीरो हो तो u का मान कितना हो जाएगा, जीरो। जब u जीरो हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स। देखिए यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि संपूर्ण रैखिक सहसंबंध की अवस्था में, देखिए यहाँ पर मैं बताया संपूर्ण रैखिक सहसंबंध रहेगा तो दिए गए सभी बिंदु एक ही रेखा पर रहेंगे, वहाँ पर कोई अपूर्णता नहीं होगी, कोई त्रुटि नहीं होगी। तो उस परिस्थिति में विक्षेप चल u बराबर कितना हो जाता है, जीरो। जब ये जीरो हो जाएगा तो y का मान यहाँ से यहाँ तक बचा, तो y बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है, यदि दोनों चलों के बीच आंशिक सुरेख सहसंबंध हो तो रैखिक नियत संबंध का मॉडल निम्न स्वरूप। देखो, अगर दोनों चलों के बीच इस तरह से संबंध हो एक रेखा के आसपास के, तो अब कौन सा संबंध होगा, ये वाला, y बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू। अगर संपूर्ण सहसंबंध हो, दोनों के बीच में रैखिक नियत संबंध हो, तो ये वाला होगा, अपने को याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे रैखिक नियत संबंध की परिभाषा, जो टॉपिक का नाम है कि दो संबंधित चलों के बीच गणितीय या फलनात्मक रैखिक संबंध। अभी हम लोग पढ़े कि अगर दो चल दिया गया है x और y, तो दोनों के बीच में कौन सा संबंध होता है, फलनात्मक। तो दो संबंधित चलों के बीच गणितीय या फलनात्मक रैखिक संबंध जिसके द्वारा निरपेक्ष चल के किसी दिए गए मूल्य हेतु, निरपेक्ष चल और सापेक्ष चल, अभी आपको दिखाया था। निरपेक्ष चल कौन था, x था, यानी x के दिए गए मान के लिए अगर कोई x का दिया गया मान हो तो उस मान के लिए y का कितना मान प्राप्त होगा, यानी उसके अनुरूप सापेक्ष चल का मूल्य का अनुमान किया जा सके, y के मूल्य का अनुमान किया जा सके, उसे रैखिक नियत संबंध कहते हैं।